नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का समापन। हंगामे के चलते 38.8% रही राज्यसभा की उत्पादकता। लोकसभा में 37 घंटे ही हुआ काम। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, विपक्ष का रवैया लोकतंत्र के लिए हानिकारक। लोकसभा के बाद राज्यसभा से पारित हुआ ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025। संविधान के 130 में संशोधन से संबंधित विधेयक को जेपीसी को भेजे जाने का प्रस्ताव राज्यसभा से भी पास। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मॉस्को में की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा। गगनयान मिशन का 80% परीक्षण पूरा। इसरो प्रमुख ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री रखेगा चंद्रमा पर कदम। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 के अनुभव को बताया अहम। और पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से बरसती आफत। गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल में 25 अगस्त तक कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में भी अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे के साथ समाप्त हो गया, लेकिन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सदन के कामकाज का लेखा जोखा पेश करते हुए संसद में व्यवधानों को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सदन का 60% से ज्यादा बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ। महज 38.88% ही कामकाज संभव हो पाया। उपसभापति ने कहा कि इसका सीधा असर जनहित के मुद्दों पर पड़ा है। The productivity of this session stood at a disappointing 38.88%, something that calls for serious introspection. Members had the opportunity to raise 285 questions, 285 zero-hour submissions and 285 special mentions. However, only 14 questions, 7 zero-hour submissions and 61 special mentions could actually be taken up. While these contributions are of value, they represent only a fraction of what this August House is capable of achieving when it functions to its full potential. स्थगन से पहले राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है और इस विधेयक पर व्यवधान की वजह से जैसी चर्चा होनी चाहिए थी वैसी चर्चा नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी प्रयास ऐसा रहा कि चूंकि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक है जिसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे गेमिंग संवर्धन और विनियमन से जुड़े हुए मामलों में जो परेशानियां थी उसका हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश भर में बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हो रही सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस विधेयक की तैयारी 3 साल पहले से की थी। केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही, जहां ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रियल मनी गेमिंग पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। ये एक औपचारिक मुलाकात थी। दरअसल प्रथा के मुताबिक सत्र अनिश्चित काल तक के लिए खत्म होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में सभी सदस्य एकत्रित होते हैं और चाय पीते हैं।
तो संसद के मॉनसून सत्र का जो सत्रावसान हुआ उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री और केंद्र राज्य मंत्रियों के साथ मुलाकात की। लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में 37 घंटे ही काम हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। वहीं साथ ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर भी विशेष चर्चा लोकसभा में की गई। संसद के मॉनसून सत्र के समापन के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस वार्ता की। रिजिजू ने बताया कि यह सत्र देश और सरकार के लिए बहुत उपयोगी रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसद, खासकर पहली बार के सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला, उसके लिए खुद विपक्ष के नेता जिम्मेदार हैं। पार्लियामेंट सेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बात रखने का सब एमपी का मन होता है। तो इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया, तो अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है, मगर देश और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद सत्र रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस मानसून सत्र के दौरान कई बिल पास किए हैं, कुछ बिल कमेटी को भेजे गए हैं। उसमें 3 बिल दोनों सदनों की ज्वाइंट कमेटी को रेफर किए गए हैं। कई बिल पास किए हैं, कुछ बिल कमेटी में रेफर किए हैं। उसमें 3 बिल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ये जो 3 अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदन के ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया है। इसका मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करूंगा, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आप बिना किसी उचित कारण के संसद और सरकार के कामकाज को नहीं रोक सकते। डिसएग्री करना, सजेशन देना, क्रिटिसाइज करना बिल्कुल करना है, ये लोकतंत्र का एक तरीका होता है। लेकिन देश के खिलाफ बात करके, सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ में बयान करके, इलेक्शन कमीशन को गाली दे करके, संवैधानिक संस्थाओं को गाली दे करके आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हैं। संसद से ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित हो गया। सरकार के इस फैसले का गोरखपुर की जनता ने स्वागत किया है और कहा है कि सरकार का यह फैसला बेहद सराहनीय है। ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों में इतनी ज्यादा लग चुकी है कि वो अपने अभिभावकों, माता पिता से छिपकर इस तरह की गेमिंग खेलते हैं और पैसे बर्बाद करते हैं और अंत में फ्रस्ट्रेट होकर वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए सरकार ने जो ये कदम उठाया है, अच्छा कदम उठाया है, इस पर पूरी तरह से रोक लगना चाहिए ताकि कोई भी बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में पैसा बर्बाद करके अपने और अपने माता पिता को के जो धन को है वो बर्बाद ना करें। बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए घर का पैसा चोरी करते हैं
गलत काम करते हैं, उसके बाद उससे आत्महत्या तक कर लेते हैं, जिससे भविष्य के लिए उनका पूरा कैरेक्टर बर्बाद हो जाता है और पूरा समाज में गंदगी फैलती है। सरकार का यह बहुत सराहनीय और अच्छा कार्य है। बरेली के लोगों ने भी विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई है। बच्चे ही नहीं, 80-80, 90-90 साल के लोग भी इसको खेल रहे थे। इसको सट्टा बाजार से जोड़ा जाता है। हम नौजवानों की तरफ को उंगली उठाते रहते हैं, जब देखो नौजवान। अरे नौजवान नहीं, वृद्ध लोग भी इससे जुड़े हुए थे, लेकिन अब ऐसे ना जुड़े। हाँ, सरकार से मेरा इतना जरूर निवेदन है, सरकार को जो शिक्षाप्रद बातें हैं उनको सामने लाके रखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। सरकार के इस बिल पास होने से हमें बेहद ही खुशी है कि आने वाला युवा, जो बच्चे सब बिगड़ रहे थे, आज वो सही दिशा पे मार्गदर्शन करेंगे। सरकार ने ये बिल पास करके बहुत अच्छा किया है। जो भारत सरकार ने लोकसभा में ये जो बिल पास किया है, मेरे हिसाब से शुभ संकेत है, लेकिन अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है। सरकार का ये निश्चित ही एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक बड़ा यूथ तबका, एक बड़ा युवा वर्ग जो था इन गेमों की तरफ जुड़ रहा था। इस तरह के गेम्स जुए जैसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, इसलिए इस तरह के जो गेम्स है उन पर रोक लगना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक था। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे पर डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और उसके परिणाम पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, हंगामा भी बहुत हुआ, लेकिन सरकार ने बिल भी कई सारे महत्वपूर्ण पास कराए। देखिए, हंगामा के दौरान बिल तो पास हो गए, लेकिन इतने अच्छे बिल थे जिस पर विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। जैसे ये मनी गेमिंग वाला था, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग है जो परिवार टूट रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस में हैं, साइको हो गए हैं। तो उस पर जब उनने नोच कहा तो किस बिल पे वो नोच कर रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए। दूसरा, एक स्वच्छता, नैतिकता, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी तय करने का, ईमानदारी का, वी आर द रोल मॉडल जो अमित शाह जी ने पेश किया, उस पर नोच कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार को पसंद कर रहे हैं। एनडीए को जो बहुमत है, अंगड़ित साहब उनके साथ है, तो फिर ऐसा क्या कारण था कांग्रेस को कि साउथ से ही कैंडिडेट? क्या होता है कि विरोध के लिए विरोधी दल विरोध करते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता है, और कुछ हिडन एजेंडा होगा। तो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए एनडीए की क्या रणनीति है? क्या जो अंक गणित है उसी हिसाब से जीतेगा या दूसरी पार्टियों के वोट भी मिलेंगे? अंगणित तो पक्ष में है ही, बाकी रणनीतियाँ भी बनती हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो बता रहे थे कि सत्ता पक्ष ने तमाम महत्वपूर्ण बिल पेश किए। कई ऐसे बिल थे जिन पर विपक्ष अपनी बात रखता तो लोकतंत्र के लिए अच्छा रहता। इसके साथ ही एनडीए के उपराष्ट्रपति पद को लेकर उनका कहना है कि अंक गणित उनके साथ है, और हो सकता है कि जो अंक गणित है उससे बेहतर परिणाम भी देखने को मिले। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। गगनयान मिशन को लेकर प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 4 से 5 साल पहले अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी स्टार्टअप नहीं था और हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग निराशाजनक थी, लेकिन आज
ये 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं, आने वाले 8 से 10 वर्षों में हम 5 गुना और तरक्की करेंगे। Our space economy was almost dismal, not even worth mentioning. Today we are $8 billion, and the manner in which we are progressing, our projections indicate that in just next 8 to 10 years we'll be going up nearly 5 times, maybe $45 billion, which otherwise means that as we move on from economy number 4 to 3, 2 and 1, space component is going to be a major value addition to the future economic growth. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा संघर्ष अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा विभाग का संयोजन था। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने हमें पाकिस्तानी धरती पर अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने का अवसर दिया। More than just sending up rockets, we are into other sectors for the ease of living of the common citizens, the infrastructure sector, development. Our work as far as space technology is concerned is of a much more volume in other sectors. Like for example, Gati Shakti has become now a global model for development. Our Swamitra program, where the drones and space technology get together to map out the land. So you made the citizen the master of his destiny. He doesn't have to depend on the Patwari or the revenue officer. Our telemedicine, our health, flood disaster information is being shared by all the neighboring countries. Geo-Manrega, housing, our Amrit program, our smart city program, the agriculture sector, and most of all the defense sector. The entire warfare that happened during Operation Sindoor was a combination of space technology and the Department of Atomic Energy. And all the technology was adopted in the last 10-11 years. So this was the Operation Sindoor gave us an opportunity to test our capabilities on the Pakistani soil, incidentally. मुंबई में फिक्की द्वारा आयोजित 22वें वार्षिक पूंजी बाजार सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे ने कहा कि सेबी से हमारा लगातार प्रयास रहा है कि निवेशक संरक्षण के प्रति हमारे दृढ़ संकल्प को कमजोर किए बिना कारोबार में आसानी के लिए हमारे नियामक ढांचे को सरल और युक्ति संगत बनाया जाए। At SEBI, it has been our conscious effort to simplify and rationalize our regulatory framework for ease of doing business, without diluting our firm resolve for investor protection. Between March and June 2025, we have approved several ease of doing business proposals for listed companies, AIFs, and FPIs. Our momentum toward optimum regulation continues. We have already issued multiple discussion papers in consultation with industry and public to carry out further simplification and promote capital formation. यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। का स्वागत। सतीश गोलचा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए। गृह मंत्रालय की ओर से नियुक्ति का आदेश जारी किया गया। 1992 बैच के आईपीएस सतीश गोलचा वर्तमान में दिल्ली डीजी जेल के पद पर हैं, लेकिन अब वो एसबीके सिंह का स्थान लेंगे। एसबीके सिंह के पास दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में प्रमुख मेट्रो रेल और अन्य विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित शहरी संपर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वो
जेसोर रोड से नुआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल का अर्बन से जो लोग आते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। हम लोग तो ठीक है, चलिए पर्सनल कन्वीनियंस ऑटो वगैरह में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग जो आते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये लोग पहुंच जाएगा इधर से उधर। इधर से तो बस में जाना बहुत टाइम लगता है, अभी तो टाइम भी कम लगेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत दिन का सपना है, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और भी होगा सामने, इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाता है। ये तो हम लोग का खूब शुभकामना है, मोदी जी आ रहे हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम लोग को लिए खूब सुख बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5200 करोड़ की सौगातें देने आ रहे हैं, जिसमें रोड कनेक्टिविटी से लेकर मेट्रो परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिटी ऑफ जॉय को और भी आनंदमय बनाने वाला है। क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये हावड़ा, आसपास के ग्रामीण इलाकों और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तापस भट्टाचार्य और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात हमारे खास सेगमेंट में बदलते बिहार की। हम आपको बिहार के ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो कभी अपनी रोजी रोटी के लिए बिहार से पलायन कर गए थे, लेकिन बिहार में बदलाव की बयार के साथ पलायन कर गए लोग अब वापस लौट रहे हैं। बिहार के लोग अपनी मेहनत से अब बदलते बिहार की कहानी लिख रहे हैं। चलिए जानते हैं बिहार की बदलती कहानी उन्हीं की जुबानी, और आप इस कहानी को सुनिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। आंकड़ों के मुताबिक 15.8% लोग रोजगार के लिए बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.1% है। राज्य के 50% परिवारों पर पलायन का खतरा बना रहता था, लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। बिहार में एनडीए शासन के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है, जिससे बिहार के बाहर काम करने वाले लोगों को राज्य में ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। अपने स्पेशल सीरीज बात बिहार की में हम रोज आपको रिवर्स माइग्रेशन की सफल कहानी दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बिहार में उद्योगों का जाल बिछ रहा है और कैसे लोग दूसरे राज्य से अपने राज्य में रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। रोजगार के लिए अपने गांव घर से दूर जाना, अपनों से बिछड़कर काम करना, ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। बिहार के हिलसा के रंजीत सिन्हा भी कभी रोजगार के लिए घर छोड़ने को मजबूर थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज रंजीत सिन्हा अपने ही प्रदेश में काम कर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ सब कुछ घर से मिल जाता है, सब कुछ खाने पीने का सब घर का सामान आ जाता है, यहाँ रहने का भी सुविधा है, परिवार के साथ रह रहे हैं, बाल बच्चे सब साथ में रह रहे हैं, बहुत सुविधा है। वहाँ के अकेले रहना पड़ता था, अब यहाँ सबके साथ में रहते हैं। पटना के फतुहा के रणधीर कुमार की जिंदगी भी अब नई दिशा में बढ़ रही है। करीब 1 साल से उन्हें अपने घर के पास ही नौकरी मिल गई है। हाई स्पीड कॉमर्शियल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले रणधीर अब न सिर्फ परिवार को समय दे पा रहे हैं, बल्कि अच्छी खासी बचत भी कर रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री बनने से रोजी रोजगार बढ़ा है, लोगों में खुशी का उत्साह है कि कम से कम बिहार पटना में फतुहा में फैक्ट्री बनी है, जिससे लेडीज और जेंट्स सब काम कर सकते हैं यहाँ। आइए अब आपको मिलवाते हैं बिहार के जहानाबाद में रहने वाले दीपक कुमार से। उनका कहना है कि वे टेंशन फ्री होकर अपने ही प्रदेश में काम कर रहे हैं। आज का बिहार रोजगार की नई संभावनाओं वाला बिहार है। विकास की डगर पर तेजी से बढ़ता अपना बिहार। वहाँ से ज़्यादा दूर लगता था आने में, 3 दिन लगता था जाने में। यहाँ लोकल में है तो थोड़ा टेंशन नहीं है, अपना घर भी जा सकते हैं समय पर, और यहाँ लोकल में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। वहाँ आने जाने में दिक्कत होता, थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम था भी, इसी की वजह से थोड़ा वैसे जब वहाँ छोड़े, जब से यहाँ पर है घर तक बिहार में आ गया, इधर लोकल में तो थोड़ा अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है काम धाम में। हमारे स्पेशल सीरीज बात बिहार की में आपने ग्राउंड जीरो से देखा कि बिहार में कितनी तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है और पूर्व में पलायन का दंश झेलने वाले कामगार अपने घर में ही रोजगार पाकर कितने सुकून से हैं।
आगे और भी ऐसी सफल कहानियों को हम आपके बीच लेकर आएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।